साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक है, ओके। और एडजस्टमेंट के अंदर हम पढ़ रहे थे रक्षात्मक युक्तियाँ। ठीक है, रक्षात्मक युक्तियाँ मतलब ईगो डिफेंस मेथड्स। ठीक है, जिसमें 4 होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बोलो आपका कंपनसेंट्री और एग्रेसिव। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष मेथड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डायरेक्ट फेस करना। अगर आपके नंबर कम आए या आप फेल हो गए तो आपका एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने स्टडी नहीं की थी। बोलो बात समझ में है? वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कोई ना कोई ऐसा आपकी युक्ति लगाना जिससे आपकी असफलता, आपकी कमी लोगों को न्याय संगत लगे। क्लियर? मतलब आपके मन में लगे कि हाँ पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। क्लियर? तो वो होते इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें पॉपुलर 10 मेथड है, जिसमें मैंने आपको कल 5 मेथड बताए थे। 1 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, देन टू बी कंटिन्यू। हमने कल स्टडी किया एक दमन यानी रिप्रेशन, एक समन यानी सप्रेशन, एक युक्तिकरण रेशनलाइजेशन, एक मैंने आपको कल बताया प्रक्षेपण प्रोजेक्शन, और एक बताया उदात्तीकरण सब्लिमेशन। क्लियर? बोलो जो 5 बताए हैं उनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप सब कनेक्ट हो जाओ। एक बताया मैंने दमन, ठीक है, दमन मतलब रिप्रेशन। एक बताया समन यानी सप्रेशन, ठीक है, ओके। एक बताया युक्तिकरण। युक्तिकरण बोलो कोई हम औदिच्य स्थापना भी कहते हैं, और इंग्लिश में होता है, बोलो मैंने कहा रैशनलाइजेशन। ठीक है, और इसी तरह से एक बताया प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन। ठीक है, और एक बताया मैंने बोलो उदात्तीकरण मतलब सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। एक बार वापस समझा रहा हूँ। बोलो आपको ये जितने भी मेथड में स्टडी कराता हूँ बिल्कुल क्लियर आपके लॉजिक होने चाहिए। एग्ज़ाम में एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक कहानी दी जाती है, और आपसे इन्हीं में से 4 ऑप्शन होते हैं, और आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर कौन सी युक्ति होगी। क्लियर? तो फंडे क्लियर होने चाहिए। दमन और समन। दमन का मतलब होता है किसी भी बात का बोलो हमारी बिना जानकारी के कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाना, चेतन मन से अचेतन में जाना। समन का मतलब होता है हमारी किसी भी बात का, किसी इच्छा का, किसी डिज़ायर का बोलो चेतन मन से जानकारी में अचेतन में जाना। बोलो हमारी इंफॉर्मेशन में कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में जाना। ये तो लाइन है, ये डेफिनेशन किताबों में लिखी होती है। एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और उससे ही आपको पता चलेगा कि कब दमन करना और कब समन करना है। क्लियर? तो मैंने कहा किसी भी इच्छा का, किसी भी बात का, किसी भी ख्याल का, किसी भी डिज़ायर का क्षण भर के लिए माइंड में आना फिर बिल्कुल ना आना, वो क्या होगा? दमन होगा। हमने हमारे माइंड में कोई बात आई, हमने हमेशा हमेशा के लिए उसको दमित कर दिया, अब हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो मैंने उसका एक एग्जाम्पल बताया था कि एक बोलो गर्ल है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, और उसने निश्चित किया था कि मैं लाइफ में कभी किसी को प्यार नहीं करूंगी, लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगी। क्लियर? और उसकी एज हो जाती है 30-35। उसके पिताजी एक दिन बीमार होते हैं, उसके घर पे एक डॉक्टर आता है, उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना डॉक्टर को प्यार करूं या इससे शादी करूं। तुरंत वो कहती नहीं 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 नहीं, मैंने तो अपने माता पिता की सेवा करने का ठाना है, और फिर वो बात उसके दिमाग में कभी भी नहीं आती है। ये क्या है? बोलो दमन है।
दमन का मतलब समझ के बोलो, किसी भी इच्छा का, किसी भी बात का, किसी भी ख्याल का क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर बिल्कुल ना आना, वो क्या होगा, दमन। समन क्या होता है, किसी बात का, इच्छा का बार बार दिमाग में आना। यानी मेरे कहने का मतलब, इसके लिए कहावत है, जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है। इसके 50 एग्जाम्पल हो सकते। सुबह सुबह उठे, आपके दूध वाले से लड़ाई हो गई, या न्यूज़पेपर वाले से लड़ाई हो गई, या सब्जी लेने गए सब्जी वाले से लड़ाई हो गई, क्लियर। और दिन भर आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी आप बार बार उसका डिस्कशन कर रहे हो किसी से, और खुद ही कह रहे हो अब यार छोड़ो, अब नहीं, बोलो जो हुआ सो हुआ। फिर बोलो लंच में, डिनर में, इवनिंग में, चाय में, हर समय वो आपके माइंड में बात आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, समन। बोलो बात समझ में। तो समन और दमन में अंतर समझ में आया बोलो आपको। तो ये मैंने आपको कहा कि इन दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। दोनों क्लियर हुए बोलो। फिर इन दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो युक्तिकरण, औदिच्य स्थापना कब किया जाएगा, प्रक्षेपण कब किया जाएगा। तो इसका मतलब होता है बहाने बनाना। जैसे कोई फेल हो गया तो उसका ये कहना, मैंने तो एग्जाम टाइम में पढ़ाई नहीं की वरना तो मैं टॉप कर जाता, ये क्या है बोलो, युक्तिकरण। किसी के एग्जाम में कम नंबर आने पर ये कहना, मैं तो एग्जाम में बीमार हो गया था वरना तो मैं बहुत अच्छे नंबर लाता, ये क्या है, युक्तिकरण। बहाना ही बना रहा है बोलो। और बहाना इसलिए बना रहा है ताकि दुनिया उसको अच्छी नज़र से देखे कि यार ये तो वास्तव में टॉपर ही है, ये तो पढ़ा नहीं था इसलिए फेल हो गया है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। तो ये है युक्तिकरण। युक्तिकरण में दो कहावत है बड़ी फेमस है, एक अंगूर खट्टे हैं और एक नींबू मीठे हैं। अंगूर खट्टे कब करना पड़ेगा, नींबू मीठे कब करना पड़ेगा, इनका मीनिंग समझो। अंगूर खट्टे का मतलब है किसी मन चाहे बड़े टारगेट लक्ष्य के न मिलने पर उसको खराब बताना। क्या बोला, किसी मन चाहे बड़े टारगेट गोल लक्ष्य के न मिलने पर उसे खराब बताना। जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति के लाख जतन करने के बाद भी जीवन भर में वो बोलो अमीर नहीं बन पाया है, धनवान नहीं बन पाया है, तो उसका लोगों को ये कहना, अच्छा हुआ मैं धनवान नहीं बना, वरना धनवान बनता तो नैतिक पतन हो जाता। धनवान लोगों का क्या हो जाता है, नैतिक पतन हो जाता है। बोलो बात समझ में। ऐसे और एग्जाम्पल, किसी का सुंदर स्त्री से विवाह नहीं होने पर उसका ये कहना, अच्छा हुआ सुंदर स्त्री से विवाह नहीं हुआ, सुंदर स्त्रियों का चरित्र पतन वाला होता है। समझ में आया बोलो। ये कब होगा बोलो, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे का मतलब क्या हुआ, किसी बड़े लक्ष्य के न मिलने पर उसे खराब बताना, ठीक है। नींबू मीठे का मतलब क्या है, किसी छोटे लक्ष्य को भी बहुत बड़ा बताना, क्लियर। जैसे मैंने कहा कि कोई झोंपड़ी में रहने वाले का ये कहना, अरे सोने का असली आनंद तो झोंपड़ी में ही आता है, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, नींबू मीठे हैं, क्लियर। किसी का सूखी रोटी खाने वाले का कहना कि यार खाने का असली आनंद तो सूखी रोटी में ही आता है, ये क्या है बोलो, बोलो क्या है ये, नींबू मीठे हैं। बोलो बात समझ में आए। ओके। किसी का बोलो क्लर्क का ये कहना, मैं अच्छा हुआ ऑफिसर नहीं बना वरना तो मैं साइन करके मेरा हाथ दर्द करने लग जाता, क्या है बोलो, नींबू मीठे हैं। क्या अंगूर खट्टे हैं बोलो, अंगूर और नींबू मीठे है, अंगूर खट्टे है बोलो, अंगूर खट्टे है ना। और छोटे लक्ष्य को क्लर्क को भी बड़ा बता रहा है, और कलर को भी बड़ा बड़ा बता रहा है ना, ठीक है। तो आई थिंक आपको युक्तिकरण समझ में आया। फिर मैंने कहा इसमें और इसमें अंतर समझना। प्रोक्षेपण का मतलब क्या होता है, अपना दोष किसी और पे डालना। इसके लिए फेमस कोटेशन कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्लियर। मतलब किसी को नाचना आता नहीं है और उसको बोला नाचो, तो वो ये कहेगा कि यार यहाँ पर थोड़ा म्यूजिक स्लो है, मुझे तेज म्यूजिक में ही नाच सकता हूँ। मतलब अपना दोस्त किस पे डाल दिया, म्यूजिक पे डाल दिया, क्लियर। या किसी को नाचना आता नहीं है और वो ये कि आपकी ये जो फर्श है ना जिसमें नाचना वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो नाच ना जाने
आंगन टेढ़ा। क्लियर। तो अगर कोई किसी को कहे नाचो और वो कहे कि मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, तो युक्तिकरण। और समझे समझे बोलो। देखो युक्तिकरण और प्रक्षेपण का मतलब समझना। अपना दोष किसी और पे डाल देंगे तो क्या होगा, प्रक्षेपण। मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और अगर वो बोलो बहाना बना रहा है कि भाई मेरे पैर में मोच आई हुई है, तो वो क्या हुआ, युक्तिकरण। और दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया बोलो। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, चौके छक्के लग ही नहीं रहे हैं, फिर वो बार बार बैट उठा के बताए मेरा बैट सही नहीं है, तो बोलो वो क्या है, प्रक्षेपण। और समझे समझे बोलो। इन दोनों में अंतर समझ में आया बोलो। क्लियर। बोलो वापस समझना। मैंने कहा किसी को एग्जाम में फेल हो गया और वो कहे कि मैं तो टॉप कर जाता, मेरे टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ये क्या होगा बोलो, प्रक्षेपण। और युक्तिकरण प्रक्षेपण में अंतर समझ में आया। अगर वो कहे कि मैं फेल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने एग्जाम टाइम में बीमार हो गया था, तब क्या है, युक्तिकरण। और वो कहे कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे टीचर ने पढ़ाया नहीं था, तो क्या है, प्रक्षेपण। और अंतर समझ में आया बोलो। लैंग्वेज से आपको पता लगाना, इसलिए मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कब प्रक्षेपण करना, कब युक्तिकरण, समझ में आया बोलो। बोलो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मतलब अपना दोष किसी और पे डालना। जिस एग्जाम्पल में आपको ऐसा लगे कि बोलो अपना दोष किसी और पे डाल रहा है, तो आंसर हमेशा क्या होगा बोलो, प्रक्षेपण होगा। बोलो बात समझ में आ जाते। उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का मतलब होता किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन हो जाना। किसी इंसिडेंट से किसी का बोलो आपसे पूरा का पूरा बोलो हार्ट चेंज, मतलब हृदय परिवर्तन हो जाना, मतलब सोचने की चीज़ चेंज हो जाना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि बोलो जो आपका सूरदास कालिदास दाते जैसे, जिसको प्रेम प्रसंगों में फेल हो गए, पत्नियों ने अपमानित कर दिया, बाद में बड़ी बड़ी रचनाओं का निर्माण किया, तो ये किसका एग्जाम्पल है बोलो, उदात्तीकरण का। क्लियर। बोलो वाल्मीकि का ले सकते हो, डाकू से बोलो ऋषि बन जाना। बोलो आपसे मैं कहूँ हमारा अशोक सम्राट का ले सकते, कलयुग युग के बाद उन्होंने जब लाशों का ढेर देखा तो उन्होंने युद्ध को बोलो छोड़ के अहिंसात्मक बन जाना। ये सब किसके एग्जाम्पल है बोलो, उदात्तीकरण का। एग्जाम्पल नहीं याद रखना, मीनिंग ध्यान रखना है। तो ये 5 मैंने कल स्टडी कराए थे। क्लियर। अब मैं आपको और स्टडी करा रहा हूँ, एक बार समझ में आया बोलो आपको। ओके, नंबर 6 आगे की कहानी हम वापस स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने 5 मिनट रिवाइज किया कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा तादात्मीकरण। ठीक है, तादात्मीकरण। ठीक है, तादात्मीकरण। ठीक है, इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा नोट करने के लिए। क्लियर। पहले समझो मतलब तादात्मीकरण का मतलब क्या होता है। ताद यानी उस जैसा, आत्मीकरण यानी अपने आप को समझना। मतलब क्या, तादात्मीकरण का मतलब क्या है, किसी हीरो का, किसी हीरोइन का, किसी खिलाड़ी का आपका फैन बन जाना। बोलो सलमान खान की मूवी आई, पीछे दबंग की तरह चश्मा लगा रहे हो, आप सलमान खान के फैन हो, आप भी उस दिन मूवी देखने के बाद चश्मा पीछे चालू कर दिया। क्लियर। बोलो तेरे नाम मूवी आई, सलमान खान ने बड़े बड़े बाल रखे, बोलो फैन है उसका भी बड़े बड़े बाल रखना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सचिन तेंदुलकर का कोई फैन है, उसके जैसे शॉट मारना। ये सब क्या है, तादात्म्यकरण। इससे कोई नुकसान नहीं है समाज को, इससे समाज को कोई नुकसान नहीं है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, ये मैं आपको क्या बता रहा था बोलो, तादात्म्यकरण। ठीक है, हैंग हो गया है। ओके, तादात्म्यकरण मतलब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर नंबर 6 क्या बता रहा था, तादात्म्यकरण। ओके, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन। ओके, मैंने आपको क्या बोला बोलो, यहां पर ताद मतलब आपसे मैं कहूँ उस जैसा। ठीक है, और आत्मीकरण मतलब अपने अपने आप को समझना। ठीक है, इट मीन्स मीनिंग क्या हुआ कि किसी को अपना बोलो, किसी की जैसी एक्टिंग करना, किसी के जैसे बहुत सारे करते ही है ना। बोलो जूनियर अनिल कपूर, जूनियर गोविंदा होते कि नहीं होते बोलो, उनके जैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे हाव भाव करते हैं। ये क्या
क्या है? तादात्म्यकरण। क्लियर? और तादात्म्यकरण का बताऊं, छोटे बच्चों के आइडियल तो मम्मी पापा होते हैं। बोलो मम्मी पापा इधर हुए नहीं, मम्मी की साड़ी पहनकर एक्टिंग करना पापा के बोलो जैसे, ये सब क्या है? तादात्म्यकरण। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है तादात्म्यकरण का मतलब ताद यानी उस जैसा, आत्मीकरण अपने आप को समझना, अर्थात किसी बोलो के जैसे, किसी के जैसे। मैंने कहा कपड़े पहनना, ओके, पहनना। मैंने कहा बोलो हेयर स्टाइल करना, ठीक है, बोलो खेलना, बात समझ में आए बोलो, ठीक है, एक्टिंग, मैंने कहा एक्टिंग करना, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब किस में आएगा बोलो? तादात्म्यकरण। जैसे छोटे बच्चे मम्मी पापा के नहीं होने पर मम्मी पापा जैसे एक्टिंग करते हैं, ये सब तादात्म्यकरण आएगा। इससे समाज को कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो अगला इसके मिलता जुलता उसको समझना, अंतरक्षेपण, ठीक है, अंतरक्षेपण मतलब इंट्रोजक्शन, ठीक है, इंट्रोजक्शन, ओके। इन दोनों में अंतर समझना, कब ये करना है कब ये करना है, मिलते जुलते हैं। जब भी एग्जाम में आएगा अगर ऐसा कोई आता है तो दोनों ऑप्शन जरूर होंगे। ये कब करना है ये तो समझ में आ गया बोलो, एग्जाम्पल मैंने इतने बोले समझ गए बोलो। ये जो मैंने ये लिखे इनमें अपने आप में एग्जाम्पल आ गए कि नहीं आ गए बोलो? और आ गए ना बोलो। मैंने बोला कपड़ा मतलब आप समझ गए, मैंने बोला हेयर स्टाइल बोलो, मैंने बोला खेलना एक्टिंग करना, इसमें सब एग्जाम्पल आ गए बोलो, और आ गए ना बोलो। अब मैंने कहा इंट्रोजेक्शन का मतलब समझना, किसी का ऐसा फैन होना कि उसको अपना अभिन्न अंग मान लेना। मतलब क्या? सचिन तेंदुलकर का फैन है, सचिन तेंदुलकर के अंगूठे में चोट लग गई, खुद के घर पे आकर चोट लगा लेना, ये क्या है? अंतरक्षेपण और इंट्रोजेक्शन मतलब और आइडेंटिफिकेशन में अंतर समझना। ये कब होगा? किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना। बोलो बात समझ में? बोलो किसी को अभिन्न अंग मान लेना, यानी वो है तो हम है, वो नहीं तो हम नहीं। बोलो बात समझ में? इंट्रोजेक्शन और तादात्म्यकरण में अंतर समझना। मैंने कहा किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना। बोलो बात समझ में? किसी के हाथ में चोट लग गई, खुद के हाथ में चोट लगा लेना, किसी के सर पे चोट लग गई, खुद के सर पे चोट लगा लेना। बोलो ये क्या है? बोलो अंतरक्षेपण। क्लियर? मैंने कहा किसी को बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं किसी को अपना अभिन्न अंग, ठीक है, अंग मैंने कहा मान लेना, ठीक है। बोलो बात समझ में आए? अब देखो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है, अगर वो स्टेटमेंट आते तब भी अंतरक्षेपण होगा। क्या स्टेटमेंट? मैंने कहा आज के टाइम में नए लड़के लड़कियां एक दूसरे को क्या बोलते हैं? यू विद इन मी एंड मी विद इन यू, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। ये भी क्या है? बोलो अंतरक्षेपण है। बोलो बात समझ में? यू आर ऑलवेज विद मी। बोलो बात समझ में? अब आप सोचो कि ये अंतरक्षेपण बड़ा खतरनाक है। सपोज दैट आपसे मैं कहूँ यू विद इन मी एंड मी विद इन यू, यू आर ऑलवेज विद मी, और कभी जरूरत पड़ी नहीं हुआ तो? बोलो बात समझ में? वो तो हताश हो जाएगा और ये हो जाएगी। समझ में आया? बोलो इसका मतलब हुआ आप तादात्म्यकरण कर लो लेकिन अंतरक्षेपण कभी भी मत करो। बोलो अंतरक्षेपण समाज के लिए क्या है? बोलो खतरा है, नुकसानदायक है। बोलो बात समझ में? यहाँ तक कि कभी किसको बोलना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? बोलो यू विद इन मी एंड मी विद इन यू, यू आर ऑलवेज विद मी। इन सेंटेंस का मतलब समझना, तुम मुझ में और मैं तुझ में हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब इसका मतलब तो फिर तो सामने वाला आपको अपना अभिन्न अंग मान लेगा नहीं मान लेगा? बोलो और समझे बोलो क्लियर? तो मैंने क्या बोला? यू विद इन मी एंड बोलो मी, बोलो विद इन यू। क्लियर? बोलो आप समझ गए? बोलो तुम मुझ में और मैं तुझ में हूँ, ठीक है। यू आर ऑलवेज आप यू आर ऑलवेज, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ वी आर, आपसे मैं कह रहा हूँ आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। आई
एम बोलो ऑलवेज, बोलो ऑल आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ऑलवेज विद यू, ठीक है, बोलो बात समझ में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्लियर? इसका मतलब फिर वो अगर आप बार बार ऐसा बोलोगे तो सामने वाला आपको क्या मान लेगा? अपना अभिन्न अंग मान लेगा। क्लियर? अब आपको मैंने कहा इंट्रोजेक्शन का मतलब किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना, ठीक है। मैंने कहा बोलो किसी, बोलो के, बोलो मैंने कहा किसी के फैन, मतलब आपसे मैं कहूँ किसी के बोलो आइडियल, बोलो मानने, मानने पर उसके हाथ में चोट, चोट, ठीक है, लगने, लगने पर, बोलो लगने पर स्वयं के हाथ में भी चोट लगा लेना, ठीक है, लगा लेना। देखो समाज में इंट्रोजेक्शन मिलता है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो आपने तमिलनाडु की पहले सीएम कौन थी? जयललिता। नाम सुना जयललिता का? जब वो एक्सपायर हो गई तो बहुत सारों ने सुसाइड कर ली। बोलो इसका मतलब हुआ उन्होंने अपनी लाइफ में जयललिता को क्या मान रखा था? इंट्रोजेक्शन, कि अब वो नहीं है तो हमें भी रहने का कोई हक नहीं है। मतलब इस तरह का होता है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हो कि किसी के एक के खत्म होने से दूसरे में भी अपने आप को खत्म कर लिया। इसका मतलब हुआ ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो किसके तहत अंदर जा चुके थे? इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन हमेशा खराब होता है, किसी को भी इंट्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं रखना। तादात्मीकरण कर सकते हो, बोलो बात समझ में, आप किसी के फैन हो सकते हो, आप बोलो सपोज जिस भी फील्ड से संबंध रखते हो आप किसी को अपना आइडियल मान सकते हो, बट आपको इंट्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए। बोलो आइडेंटिफिकेशन, तादात्मीकरण कर सकते हो, बोलो आप चाहो कि मेरी भी उसकी जैसी पहचान बने, वो कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन को समझना आपको, लेकिन इंट्रोजेक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों में अंतर समझ में आया? बोलो आपको मैंने कहा। अब और समझना, इंट्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि किसी के चोट लगी तो आप चोट लगाओगे तो ही इंट्रोजेक्शन होगा, ये तो मैंने आपको समझाया। बोलो आपको मैंने कहा कि किसी के दुखी होने पर आपका भी दुखी हो जाना, बोलो किसी के बीमार होने पर आपका भी बीमार जैसे बिहेवियर करना, ये इंट्रोजेक्शन है। और समझे समझे? बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो इंट्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं है हाथ काटा तो आप हाथ काटोगे तो ही इंट्रोजेक्शन होगा। इंट्रोजेक्शन का मतलब समझ के किसी को अपना अभिन्न अंग मान लेना। कोई बीमार हो गया और एकदम बीमार जैसा है तो आप बोलो आप भी क्या कर रहे हो? बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। बोलो बहुत बीमार हूँ, मेरा दोस्त भी बीमार है, और समझे वो तो बीमार है बट तुम क्यों बीमार जैसा कर रहे हो? बोलो तुम भी कर रहे हो, मतलब तुम किस के अंदर घुसे वो? बोलो इंट्रोजेक्शन में। आई थिंक अब तो आपको दोनों समझ में आगे हो गए, मैंने हर एंगल से समझा दिया। और जितनी भी बातें हैं, हाँ हाँ, नहीं देखो मैं यहाँ पर बात लिविंग बीइंग की कर रहा हूँ, बोलो बात समझ में है? दो पर्सन की बात कर रहा हूँ, दो बॉय की बात कर रहा हूँ, दो गर्ल की बात कर रहा हूँ, गर्ल बॉय की बात कर रहा हूँ, लिविंग बीइंग की बात कर रहा हूँ। बोलो आपसे मैं मूर्ति की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, वो आस्था में आएगा। वो क्या है? बोलो आस्था है। क्लियर? बोलो हम रक्षात में युक्तियाँ कर रहे हैं, बोलो बात समझ ना? ठीक है, मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो आई थिंक दोनों में अंतर समझ में आया। देखो मेरी कोशिश क्या है, ये वर्ड आपके दिमाग में घुस जाए तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बात समझ में? एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कौन सी रक्षात में युक्ति है, तो उस समय आपका रटा हुआ काम आएगा, समझा हुआ काम आएगा? समझा हुआ। आपका दिमाग तभी चलेगा जब आपने वर्डों को समझा हो कि यार इंट्रोजेक्शन यानी अंतरक्षेपण क्या होता है और तादात्म्यकरण क्या होता है। देखने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों में क्लियर कट अंतर है। समझ में आया? बोलो मेरी बात नोट करोगे आप? क्या? यू आर, तुम मुझ में और मैं तुझ में, ऐसी फीलिंग्स आएगी तो इंट्रोजेक्शन ही होगा। और समझे समझे? बोलो मेरी बात समझो। ये सेंटेंस इसको शो कर रहा है कि इसको शो कर रहा है? बोलो इसको कर रहा है ना। यू विद इन मी एंड मी विद इन यू, ये तो इंट्रोजेक्शन वाली बात हुई ना। और समझे समझे? ये तो यू आर ऑलवेज विद मी, ये इंट्रोजेक्शन की फीलिंग्स आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन की? इंट्रोजेक्शन की आ रही है। बोलो
और इंट्रोजेक्शन का मतलब समझे नहीं समझे बोलो, किसी को अपना क्या मान लेना, अभिन्न अंग मान लेना। इसलिए लाइव में कसम खा लो ऐसा किसी को बोलना नहीं है। और समझे समझे बोलो, और कोई बोलता है तो उसको बोलना ऐसा मत बोलो, समझे, ये सही नहीं है। और समझे समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो। आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है, जिसको ज़िंदगी भर जानते नहीं थे, घर वालों ने 5 दिन सगाई क्या की, छठे दिन बोलना चालू कर देते हैं। बोलो गलत है ना। और समझे समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए, ओके। दिस वन तादात्मीकरण नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है, जो जैसा होगा वो वैसा तो सीखेगा ही सीखेगा। बोलो मैंने कहा चोर के घर में पैदा हुआ, क्लियर, तो वो बड़ा होगा तो उसको क्या गुण सिखाए जाएंगे, चोरी करने का। बात समझ लो ना, ठीक है। इसमें या मैंने ये थोड़ी कहा कि किसी हीरो का ही कोई फैन होगा, विलेन का भी फैन हो सकता है, और होता ही है ना। बोलो बात समझो ना। नहीं नुकसान, अगर वो फैन हो तब तक ठीक है, उसको अपना अभिन्न अंग मान ले तो नुकसान है। इधर देखो, मेरे इन दोनों में अंतर समझो। मैंने कहा ना, सचिन तेंदुलकर कैसे कपड़े पहने, सचिन तेंदुलकर जैसे शॉट मारे, कोई दिक्कत नहीं, वो है तादात्म्यकरण। सचिन तेंदुलकर के हाथ में चोट लग गई, खुद के हाथ को चोट लगा देना, सचिन तेंदुलकर बीमार हो गया, खुद को बीमार कर लेना, ये अंतर सेपण है। दोनों में अंतर समझो आप। बोलो बात समझ में। कोई विलन है, विलन के जैसा बोलो डैडी बना रहा है, विलन जैसे कपड़े पहन रहा है, विलन जैसी एक्टिंग कर रहा है, वो क्या है बोलो, तादात्म्यकरण। लेकिन विलन जे बोलो आपसे जैसा ही बोलो आपसे मैं करूं, उसने किसी को गोली मारी, आकर के मार्केट में वैसी गोली मार देना, अंतर सेपण है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। मेरे हिसाब से मैंने हर एंगल से आपको दोनों समझाया है, समझ में आया बोलो, ओके। क्योंकि मिलते जुलते हैं ना, तो वही स्टूडेंट टिक कर पाएगा जिसके फंडे क्लियर हो, वरना तो क्या होता, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। ये समझ गए, किसी को सम पार्ट ऑफ लाइफ, किसी को अपना लाइफ का एक बॉडी का पार्ट मान लेना, क्लियर। हुआ ये नोट बोलो, ठीक है। इसलिए मैं, ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, लेकिन हम बोलो कंटिन्यू इसके बाद ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि फंडा क्लियर हो आपका। बात समझ, एग्जामिनर के भी माइंड में यही रहेगा कि मैं ऐसा एग्जाम्पल दूँ जिससे कम से कम 2 ऑप्शन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो। इसलिए मैंने दमन बताया तो साथ में समन क्लियर किया, मैंने युक्तिकरण बताया तो प्रक्षेपण क्लियर किया। बोलो बात समझो ना। तादात्म्य उदातीकरण तो अपने आप में इंडिविजुअल अलग था, क्लियर। मैंने आपको तादात्म्यकरण बताया तो अंतर सेपण क्लियर किया। इसी तरह से फिर मैं आगे 2 और आपको क्लियर कर रहा हूं। हो गया ये नोट बोलो, ओके। देखो नंबर मैंने कहा आपको 8, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने विस्थापन, समझना। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छे से समझना, विस्थापन का मतलब क्या है, एक जगह की गुस्सा कहीं दूसरी जगह निकालना, क्लियर।
आज सुबह सुबह बॉस ने डांट दिया, घर गया और पत्नी पर बोलो डांटना चालू कर दिया। क्लियर? तो ये क्या होगा? विस्थापन। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, पिताजी ने बड़ा बेटा लेट आया, बड़े बेटे को जम के डांटा, बड़े बेटे ने डांट खा ली और रूम में जाके छोटे भैया को एक लात मारा है। बोलो उस पे गुस्सा निकाल रहा है। ये क्या है? विस्थापन। क्लियर? बोलो पिताजी ने बेटे को डांट लगा दी, अब बेटा ही एक अकेला है तो भाई कहाँ से लाएगा, उसका गार्डन में जाकर गमले तोड़ना। बोलो ये क्या होगा? विस्थापन। मतलब समझ में आया? अपना गुस्सा किसी और पर निकालना। कितने एग्जाम्पल बता दिए मैंने? 3। मेरी बात को समझना कि किसी पिताजी ने डांटा, बोलो किसी का गार्डन में जाकर बोलो गमला तोड़ना, आपसे मैं कह रहा हूँ कुछ भी पर्दा तोड़ना, कुछ भी करना, मतलब अपना गुस्सा किसी और पर निकालना, एक जगह का गुस्सा कहीं और निकालना। वो क्या होगा? विस्थापन। बॉस ने डांटा, घर पे जाके पत्नी को डांटना, बोलो आपसे या बच्चों को डांटना, ऐसा जनरली होता है। इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्लियर? इससे मिलता जुलता भी एक और बताऊंगा। बोलो विस्थापन समझ के बोलो। बोलो एक जगह, ठीक है, का बोलो आपसे मैं करूं गुस्सा, ठीक है, मैंने कहा गुस्सा, ठीक है, कहीं बोलो और निकालना, ठीक है, निकालना। समझ आओगे? बोलो भाई, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ के बोलो, एक जगह का कोई भी गुस्सा है उसे दूसरी जगह पर बोलो दूसरी जगह निकालना। जैसे मैंने कहा बॉस, ठीक है, द्वारा डांटने पर, ठीक है, डांटने पर घर जाकर पत्नी, ठीक है, को बोलो डांटना। ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल होगा? बोलो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मैंने कहा पिताजी मैंने कहा पिताजी द्वारा बड़े बेटे, ठीक है, बड़े बेटे बोलो आपसे मैं कहूँ बड़े सन को मैंने कहा बोलो डांटने पर उसका रूम में जाकर छोटे भाई को डांटना। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो इसी तरह से मैंने कहा बोलो मम्मी द्वारा डांटने पर बोलो गार्डन, ठीक है, गार्डन में जाकर गमले बोलो आपसे मैं कहूँ गमले को बोलो गमले को फेंकना, किसी पेड़ पौधे को तोड़ना, ये सब क्या होगा? बोलो डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? अब आप अगला समझना, एक बार समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। प्रतिकरण, ठीक है, प्रतिकरण या प्रतिक्रिया विधान, ठीक है, बोलो प्रतिकरण ही ठीक है वर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, गोनिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट। ओके, एंटागोनिस्ट क्या होता है समझो। प्रतिकरण मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपके मन में जैसा है उसका विपरीत प्रदर्शन करना। सपोज दैट गए ऑफिस में, बॉस ने डांटा, बॉस डांट रहा है, मन में तो ख्याल आ रहा आज बॉस को भी लपेटे में ले लूं, लेकिन फिर भी ये क्या है? बोलो प्रतिकरण। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ प्रतिकरण को मतलब एंटागोनिस का मतलब समझना कि मन में जैसा ख्याल आया उसके विपरीत प्रदर्शन करना। और समझे बोलो, बॉस डांट रहा है फिर भी मुंह पे कैसा रख रहे हैं? मुस्कान। वो क्या होगा? बोलो प्रतिकरण। और समझे बोलो, और फिर वो गुस्सा जाके घर पे निकालना क्या होगा? विस्थापन। और दोनों संबंधित है कि नहीं है? बोलो समझ में आया? पहले बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्लियर? तो इन्हीं सबको क्या बोल दिया गया? रक्षात्मक युक्तियाँ। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो चीज़ें हम इतने बड़े हो गए लाइफ में जो हम देखते आ रहे एग्जाम्पल आ रहे, वही तो साइकोलॉजी है, बस उसको हमने साइंटिफिक नाम दे दिए गए जो आपके एग्जाम में आते हैं। बोलो बात समझ में? तो बोलो एंटागोनिस्ट प्रतिकरण मतलब समझ में आया क्या? बोलो कि जैसा मन में आए उसका विपरीत शो करना। क्लियर? मैंने कहा जैसा मन में बोलो आए उसके
उसके विपरीत, ठीक है, विपरीत मैंने कहा प्रदर्शन, बोलो प्रदर्शन, बोलो करना, क्लियर, करना। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। पिताजी डांट रहे बड़े बेटे को, गुस्सा तो बड़े बेटे के भी आ रहा है, बोलो हाथ ऐसे तान लिए हैं, लेकिन बोलो फिर भी पिताजी को कुछ नहीं कह रहा है। क्या है? बोलो प्रतिकरण। और रूम में जाकर सारा गुस्सा किस पे निकाल रहा? बोलो छोटे भाई पर। वो क्या है? विस्थापन। और दोनों में अंतर समझ में आया? बोलो आपको। तो मैंने कहा यहाँ पर बॉस, ठीक है, द्वारा, द्वारा डांटने पर, फिर डांटने पर, बोलो डांटने पर भी, बोलो मुंह पर, चेहरे पर, चेहरे पर, चेहरे पर मुस्कान रखना, ठीक है। बोलो ये क्या होगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ प्रतिकरण। दोनों में अंतर समझ में आया? बोलो। और वही गुस्सा ले जाके घर पर बीबी पे, बच्चों पर निकालना क्या होगा? बोलो विस्थापन, ठीक है। आई थिंक दोनों में अंतर समझ में आया? नोट करोगे। ओके, मेरी बात समझ में आई? बोलो। आपको मीनिंग क्लियर होगा तो कोई भी एग्जाम्पल आए आप टिक कर सकते हो। और खाली एग्जाम्पल रटे, मीनिंग क्लियर नहीं किया तो क्या होगा? आप बोलो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा समझाने पे, मीनिंग क्लियर करने में कर रहा हूँ। और मीनिंग भी कैसा? बोलो जो मिलते जुलते हैं। क्लियर हो गया? नोट बोलो। नंबर 10, ओके। मेरे कहने का मतलब है नंबर 10, प्रतिगमन, रिट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है समझो। पीछे की ओर लौटना, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। पीछे की ओर लौटना का मतलब क्या है? एक बच्चा 8 साल का हो गया है, फिर भी उसका छोटा भाई 1 साल का है, उसके जैसे गुड़ालिया चलना। और समझे समझे बोलो क्या होगा? प्रतिगमन। बोलो बच्चा बड़ा हो गया है, फिर भी अपने छोटे भाई के जैसे मुंह में अंगूठा ले लेना। क्लियर? बच्चा बड़ा हो गया है, फिर भी कभी बोलो आपसे मेरे को बिस्तर में पेशाब कर देना। ये सब क्या है? बोलो प्रतिगमन। और प्रतिगमन का मतलब समझ में? पीछे की ओर लौटना, जैसे बचपन में करता था वैसे। क्लियर? इसी का और फेमस एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो किसी लड़की का अपने ससुराल से मायके जाकर माँ की गोद में फूट फूट कर रोना, क्या होगा? बोलो प्रतिगमन। समझ में आया? बोलो। उल्टा भी ले सकते हैं। पत्नी द्वारा मायके जाने पर पति का अपनी मम्मी की गोदी में फूट फूट के रोना, मैं पहले ही खुश था, बोलो क्यों मेरी शादी करी। समझे ही समझे? बोलो प्रतिगमन का मतलब समझ में? पीछे की ओर लौटना। और बोलो समझे ही समझे? बोलो क्लियर? तो प्रतिगमन पीछे की ओर, ये आपको मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ना, ये सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। बोलो बात समझ में आए? बोलो। और सब जैसे प्रतिगमन कब टिक करना है समझ में आया? पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटना मतलब मैंने कहा 8 ईयर, ठीक है, कि बच्चे बच्चे का अपने छोटे भाई के साथ बोलो मेरे कहने का मतलब घुटनों, ठीक है, के बल, ठीक है, घुटने के बल चलना। और समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? बोलो।
अंगूठा बड़े होने के बाद भी चूसना, मतलब बचपन में चूसा करता था, कभी कभी याद आ जाता है। और समझे समझे बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो। तो ये क्या है बोलो, प्रतिगमन। फिर उसको कहा जाएगा और तू बड़ा हो गया क्या बचपन की वापस चीज़ को याद कर रहा है। समझे समझे बोलो, क्लियर। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, समझ के बोलो आप। ओके, लिखो तो ही समझ। अंगूठा बोलो, मैंने कहा बड़े बड़े होने पर भी कभी कभी अंगूठा चूसना। ठीक है, बोलो बात समझ में आए। इसका मतलब बचपन में चूसा करता था, अब बड़ा हो गया, कभी कभी किसकी याद आ जाती है उसको, बचपन की। अरे तो वो वापस बचपन में चला जाता है। यही तो है ना पीछे की ओर लौटना। और पीछे की ओर लौटना समझ में आया बोलो आपसे, मैं कह रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक ये मैंने आपको 10 क्या बताई, अप्रत्यक्ष। और मैंने कहा यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब रक्षात्मक युक्तियों का मतलब है ये 10 जो मैंने पढ़ाए। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा हमें रक्षात्मक युक्तियाँ के 4 मेथड चारों पढ़ने हैं। एक डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, एक था इनडायरेक्ट, अब 2 बता रहा हूँ। एक आपकी कंपनसेटरी क्षतिपूर्वक मेथड और एक एग्रेसिव यानी आक्रामक विधियां। क्लियर। तो अब आपको मैं ये तो समझ में आ गई। पहले बताओ 10 के 10 आपको माइंड में क्लियर हुई कि नहीं बोलो। आपके ऑप्शन 10 आते हैं, 4 आते हैं, बोलो 4 आते हैं। अगर आपका फंडा क्लियर है ना तो आप ऑप्शन वैसे ही काट सकते हो। और समझे समझे बोलो, आपको कोई भी एग्जाम्पल आया क्लियर कि बोलो तो आप आधे ऑप्शन 2 तो वैसे ही काट दोगे, ये तो हो ही नहीं सकते। अब जो मिलते जुलते होंगे उस एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ोगे और टिक हो जाएगा। और टिक करने के लिए ही तो अपन पढ़ रहे हैं ना, बोलो रटना तो है ही नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा चीज़ ऐसे पढ़ो कि आपके माइंड में हमेशा से बैठ जाए। क्लियर। अच्छा हो गया नोट बोलो। पहले 10 के 10 समझ में आया बोलो, चाहे दमन हो, समन हो, युक्तिकरण हो, प्रक्षेपण हो, उदातीकरण हो, बोलो विस्थापन हो, आपको मैंने कहा प्रतिकरण हो, मैंने कहा तादात्मीकरण हो, अंतरसेपण और प्रतिगमन हो। क्लियर। बोलो सबसे बेस्ट रिवाइज का तरीका क्या, मन में एक का नाम सोचो, उसका मीनिंग सोचो, नाम सोचो मीनिंग सोचो, नाम सोचो मीनिंग सोचो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके माइंड में परमानेंट वो मेथड बैठ जाएंगे, फिर आपको कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। ओके, अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर 3। नंबर 3 में मैंने बोला क्षतिपूरक विधि। ठीक है, विधि बोलो आपसे मैं क्षतिपूरक विधियां, मतलब बोलो मैंने क्या बोला, कंपनसेटरी मेथड। क्लियर, कंपनसेटरी मेथड। ओके, अब क्या होता है, कंपनसेटरी मेथड भी 2 होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्लियर। तो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो, क्षतिपूर्वक विधियों में भी क्या है, एक है प्रत्यक्ष, ठीक है, क्षतिपूर्वक विधि, ठीक है, और एक होती है बोलो अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक विधि। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने कहा एक डायरेक्ट कंपनसेटरी, एक इनडायरेक्ट कंपनसेटरी। ठीक है, एक तो क्या है बोलो, मैंने कहा डायरेक्ट, ठीक है, कंपनसेटरी मेथड, और एक क्या है बोलो आपको मैंने कहा इनडायरेक्ट, ठीक है, कंपनसेटरी मेथड। समझो ये कब और ये कब, अगर कोई भी व्यक्ति है, बालक है, क्लियर, वो किसी विषय में, बोलो किसी विषय में, किसी कार्य में कमजोर है। मेरी बात को समझना, डायरेक्ट कंपनसेटरी मेथड कब होगा, अगर कोई व्यक्ति या कोई बालक किसी विषय में, किसी वर्क में बोलो कमजोर है, तो वह बोलो उसी विषय में, उसी वर्क में रात दिन मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है, तो इसको बोलते प्रत्यक्ष क्षतिपूर्वक बोलो विधि। बोलो बात समझ में। इधर अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्वक मेथड का मतलब क्या है, अगर कोई बालक या व्यक्ति किसी वर्क में यानी कार्य में, किसी विषय यानी सब्जेक्ट में कमजोर है, तो वो बोलो कोई अन्य कार्य में बहुत अच्छा काम करके बोलो सफलता प्राप्त कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्वक मेथड। बोलो बात समझ में। दोनों का मीनिंग समझ में आया बोलो आपको। मैंने क्या बता रहा हूं, कोई मैंने कहा व्यक्ति, ठीक है, या बालक, ठीक है, बालक किसी मैंने कहा कार्य, ठीक है, कार्य मतलब वर्क, ठीक है, या विषय, विषय मतलब क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में
कमजोर है, ठीक है, कमजोर है, तो वह उसी उसी वर्क या सब्जेक्ट सब्जेक्ट में मेहनत मेहनत करके बोलो सफलता सफलता प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्येक सती पूर्वक विधि कहलाएगी। बोलो बात समझ में, मतलब किसी के बोलो मैथ्स में नंबर कम आते हैं तो रात दिन मैथ्स में मेहनत करके बोलो अच्छे नंबर लाता है, तो वो क्या होगा, ये किसी के मैथ्स में नंबर कम आते हैं तो हिंदी इतनी खतरनाक तैयार कर ली कि बोलो हिंदी में 100 में से 100 ले आया, मैथ्स में 60 भी आए तो भी क्या हो गया, उसको सफलता मिल गई। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। किसी व्यक्ति को सपोज दैट, मेरे कहने का मतलब है कि बोलो उसको कोई काम करने में कमजोर है, क्लियर, तो दूसरा काम सपोज दैट कोई पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो बिजनेस में इतना नाम करके बोलो, मतलब समझिए एक काम में अगर कमजोर है तो कोई दूसरा काम करके वो क्षति पूर्ति कर दे। और समझे समझे बोलो, बहुत सारे ऐसा करते भी है। और समझे समझे स्टडी में असफल हो जाते हैं तो बिजनेस में नाम कर लेते हैं और अल्टीमेटली उनका काम हो जाता है। बोलो उन्होंने पढ़ाई की जो कमजोरी थी, पढ़ाई में जो उनका नाम नहीं हुआ था, उन्होंने बिजनेस में अच्छा काम करके वो क्षति पूर्ति कर ली। तो आई थिंक दोनों का मतलब समझ में आया, कब प्रत्यक्ष होगा और कब अप्रत्यक्ष होगा, क्लियर। और इसमें क्या बोलूंगा, देखो मैंने ये लैंग्वेज ऐसे लिखी, इससे आपको एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने दो लेके चला हूँ, बालक भी लिया है, व्यक्ति भी लिया है, कोई वर्क भी लिया है और सब्जेक्ट भी लिया है। बोलो बात समझ में, ताकि हमें स्टडी ओरिएंटेड भी समझ में आए और जनरल ओरिएंटेड भी समझ में आए, क्लियर। और इसमें क्या बोलूंगा, कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति मतलब पर्सन, ठीक है, बोलो मैंने कहा पर्सन, ठीक है, या बालक, ठीक है, बालक स्टूडेंट, ठीक है, बोलो स्टूडेंट, मैंने कहा किसी कार्य वर्क, ठीक है, या विषय, बोलो विषय यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कमजोर, ठीक है, कमजोर है तो वह अन्य कार्य, ठीक है, या अन्य विषय, ठीक है, में मेहनत मेहनत करके सफलता सफलता प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा बताओ, दोनों के अंदर ही सती पूर्ति हुई कि नहीं हुई, बोलो क्लियर हुई। एक में डायरेक्ट और एक में इनडायरेक्ट। बोलो बात समझ में, कोई पढ़ाई में कमजोर है, बोलो बिजनेस में अच्छा नाम कर लिया, तो वो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ, बोलो इनडायरेक्ट हुआ। बोलो बात समझ में, पहले बताओ ये दोनों मेथड समझ में आया, बोलो ओके, नोट करोगे। किया नोट, बोलो।
ओके। नंबर फोर्थ, आक्रामक विधि, एग्रेसिव मेथड, क्लियर, उसको समझना। ये तो हो गया, बोलो आपका। हटा दूं? ओके। मैंने कहा नंबर फोर्थ, आक्रामक विधि, ठीक है। मतलब क्या? एग्रेसिव, एग्रेसिव, एग्रेसिव मेथड, ठीक है। स्यू मेथड, ओके। अच्छा, ये भी दो है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक प्रत्यक्ष आक्रामक विधि, क्लियर। एक अप्रत्यक्ष आक्रामक विधि, ठीक है। पहले समझ लो, एक डायरेक्ट एग्रेसिव, एक इनडायरेक्ट एग्रेसिव, ठीक है। एक है, बोलो डायरेक्ट, मैंने कहा डायरेक्ट एग्रेसिव, ठीक है, मेथड, और एक इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट एग्रेसिव मेथड। पहले समझो, मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट एग्रेसिव मेथड, किसी ने आपके चांटा लगा दिया, तुरंत आपने वापस चांटा लगा दिया, क्या हुआ बोलो? डायरेक्ट एग्रेसिव मेथड, क्लियर। बात समझ में? टीचर ने आपको डंडा मार दिया, बोलो स्कूल के बाद टीचर का आते पत्थर की मार दी, क्या हुआ बोलो? डायरेक्ट एग्रेसिव। और ऐसा गांव में होता है कि नहीं होता है? समझ में? अब आ जाओ इधर, इनडायरेक्ट का मतलब क्या, क्लियर। मेरे कहने का मतलब है कि आपको किसी टीचर ने डंडे से मारी, आपने स्कूल के बाहर जाते टीचर की गाड़ी की हवा निकाल दी, ये क्या हुआ बोलो? इनडायरेक्ट। और समझे समझे बोलो, आपको किसी बलवान व्यक्ति ने पिटाई कर दी, आपने उसके छोटा बच्चा जा रहा उसको किडनैप कर लिया, और समझे समझे क्या हुआ? इनडायरेक्ट। अच्छा, दोनों में क्या हो रहा है? आप कर तो एग्रेसिव काम रहे हो, और लेकिन एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। एक में क्या हो रहा है? जो आपके साथ कर रहा है आप उसी के साथ कर रहे हो। एक में क्या हो रहा है? जो आपके साथ कर रहे हो आप उसके साथ नहीं करके उसके किसी साधन या किसी, बोलो आपसे छोटे उसके रिलेटिव के साथ कर रहे हो। और समझे समझे बोलो। पहले बताओ, दोनों में है तो एग्रेसिव। एग्जाम्पल समझ में आया बोलो आपको? देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, क्लियर। दिमाग में बात बैठनी चाहिए तो याद रहेगी, क्लियर। बोलो, प्रत्यक्ष आक्रामक विधि का मतलब क्या है? किसी के, बोलो आपसे मैं करूं, द्वारा आपको, आपको नुकसान, ठीक है, या कष्ट, ठीक है, पहुंचाने। अच्छा, आपको कोई चांटा लगाएगा तो आपको कष्ट ही पहुंचेगा कि खुशी होगी? और समझे समझे बोलो, क्या लिखा मैंने? किसी के द्वारा आपको नुकसान या कष्ट पहुंचाने पर आप द्वारा तुरंत उसे ही, उसे ही कष्ट, कष्ट पहुंचाना, ठीक है। समझ में आया बोलो? किसी ने चांटा मारा तो तुरंत उसको चांटा मार देना, टीचर ने डंडा मारा तो घर, बोलो स्कूल से बाहर निकलते ही पत्थर की मार देना, ये क्या होगा बोलो? पहले बताओ, एग्रेसिव है और डायरेक्ट एग्रेसिव है, बोलो बात समझ में आए? ओके। एग्जाम्पल, किसी, बोलो के, मैंने कहा मारने, किसी के, बोलो आपको मारने पर तुरंत, ठीक है, तुरंत उसको भी मारना, ठीक है। और समझे समझे बोलो। पहले बताओ, यहाँ पर ये मारना का मतलब किल करना नहीं है, और आप मेरी फीलिंग्स को समझना। और समझे समझे बोलो, किसी के आपको मारने पर, मारने का मतलब समझ गए ना बोलो? पनिशमेंट, बोलो चोट, चांटा, कुछ भी मान लो, क्लियर। बोलो आप तुरंत आप उसको भी मारना, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसी के द्वारा आपको दंडित करने पर आपका तुने उसको दंडित करना, क्लियर। ये मारने का मतलब आप फीलिंग समझना। और इधर क्या बता रहा हूँ? अच्छा, ये वाला कब होगा? जब सामने वाला बलवान होगा।
और समझे समझे बोलो। तो आप बोलो फिर एग्रेसिव में डायरेक्ट यूज करोगे कि इनडायरेक्ट यूज करो, इनडायरेक्ट यूज करोगे बोलो। क्लियर, सीधी सी बात है। किसी बलवान द्वारा आपको, ठीक है, आपको कष्ट या नुकसान, ठीक है, पहुंचाने पर, ठीक है, आपके द्वारा क्लियर बोलो, आपके द्वारा उसके किसी साधन, ठीक है, ये साधन का मतलब समझ जाओगे बोलो, आप बोलो उसकी मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो। क्लियर, उसके किसी साधन यानी कार, मोटर साइकिल, आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, या मैंने कहा उसके बोलो पुत्र या रिश्तेदार बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, पहले बताओ आप इस सेंटेंस से आपको मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया बोलो। वापस सुनो, मैंने क्या बोला कि किसी बलवान द्वारा आपको कष्ट या नुकसान पहुंचाने पर आपके द्वारा उसके किसी साधन, मतलब एनीवन, कुछ भी साधन हो सकता है। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा कार हो, मोटरसाइकिल हो, या उसके पुत्र हो, रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाना। क्लियर, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो बोलो, एग्रेसिव तो हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट है, इसमें क्या है, इनडायरेक्ट है। अरे समझे समझे बोलो, अल्टीमेटली तो उस तक आपकी बोलो बोलो आपका बदला ले लिया ही जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट है, उसी पर है, ये इनडायरेक्ट है। बोलो बात समझ में है। तो ये भी आपको मेथड पता होने चाहिए। लेकिन आपको मैंने सारी युक्तियां पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो मैंने आपको 10 बताई, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं से आता है। बोलो बात समझ में है। जो मैंने आपको 10 अच्छे से समझाई वही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो आई थिंक मेरी बात समझ में है। अब मैंने आपको साइकोलॉजी जब कल टॉपिक चालू किया था तो मैंने बताया था साइकोलॉजी टॉपिक में 2 सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं, या तो ये जो रक्षात्मक युक्तियां इनसे आता है, या मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रोग से आता है कि द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कुंठा, भगनासा, बोलो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। क्लियर, बोलो तनाव, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर, दबाव क्या होता है। दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, हम कब क्या लैंग्वेज आने पर क्या टिक करेंगे, इसका हमें समझना पड़ेगा। बोलो बात समझ में। और स्पेशली कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व तो इतना इम्पोर्टेंट है, उसके टाइप्स वगैरह तो कल मैं आपके फंडा क्लियर करूंगा। अभी अपने को क्या समझ में आया, मैंने सारी युक्तियां आपको पढ़ा दी, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, चाहे वो कंपनसेटरी हो, चाहे वो एग्रेसिव हो। बात समझ में आए बोलो। और उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन थी जो मैंने आपको 10 सिखाई है। बात समझ में आए बोलो। ओके, नोट कर लोगे ये।